हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे कि कौन से इतिहास के इसके साधन हैं जिससे हमें सातवाहन वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। साथ ही देखेंगे कि इसमें कौन कौन से शासक हुए हैं, उन्होंने कौन से काम किए। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है, तो शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। तो ईसा की जो प्रथम शताब्दी है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियां यहाँ पर प्रबल होती हैं। पहली है सातवाहन और उसी के साथ क्या है, कलिंग के चेती जो है। इनकी शक्ति जो है अल्पकालीन थी, लेकिन इस समय ये दो हमें देखने को मिलते। तो यहाँ पर सातवाहन का पढ़ेंगे और जो कलिंग का चेदी है उसको हम अलग वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सातवाहनों की जानकारी हमें किन सोर्स से मिलती है। तो ऐतिहासिक साधन देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्य की बात करें तो साहित्य में पुराण जो है सातवाहनों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। और कौन कौन से पुराण हैं? मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है। तो एग्जाम में पूछता है कि सातवाहन इतिहास जो है वो हमें कौन सी पुराणों में मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा मत्स्य पुराण और वायु। मत्स्य और वायु पुराण जो है सातवाहनों को आंध्र भृत्य यानी आंध्र जातीय भी कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश तक इनका जो है विस्तार हो गया था। किसके समय में? पुलुमावी के समय में। तो ये भी हम आगे देखेंगे तो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि इनको आंध्र जातीय क्यों कहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश तक इनका विस्तार हो चुका था, इसलिए इन्होंने आंध्र भृत्य जो है अपने आप को कहा, उपाधि धारण की। यह इस बात का सूचक है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था, सातवाहनों का शासन जो है आंध्र प्रदेश में ही सीमित था, जैसे कि मैंने पहले बताया। आगे है पुराणों में 30 राजाओं का नाम मिलता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पुराणों में सातवाहनों का जो राजा हैं, सातवाहनों के राजा हैं, उनकी संख्या कितनी मिलती है? तो 30 मिलती है। और जो पुराण है मत्स्य और वायु। आगे है इस वंश के संस्थापक का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे मोटे एग्जाम है उन सब में पूछ लेते हैं। यह है सिमुक। सिमुक जो है या सिंधुक कहिए या सिसुक कहिए या शिप्रक कहिए, ये सारे के सारे क्या है? सातवाहन नरेश पहले के ही नाम है। और इन्होंने किस वंश के राजा को मारा था? तो कर्ण वंश के राजा शर्मा को मारकर अपना राज्य यानी सातवाहनों का साम्राज्य यहाँ से स्थापित होता है और चलता है। तो कर्ण के बाद जो है सातवाहन आते हैं। सुशर्मा की हत्या कर दी थी शुसिक ने। अब हम देखते हैं कि अभिलेख कौन कौन से हैं जो ये जानकारी देते हैं कि सातवाहनों का साम्राज्य जो है ऐसा था, यहाँ तक फैला था, किसने क्या किया था। तो अभिलेख है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है नागनिका का नाना घाट, जो कि महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख हैं, उससे जानकारी मिलती है। गौतमी बल्लश्री का नासिक गुहा लेख, वशिष्ठपुत्र पुलिमावी का नासिक गुहालेख, विशिष्टिपुत्र पुलिमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री शातकर्णी का नासिक गुहालेख। तो नासिक जो है वो कई बार यहाँ पर आया है। तो किस किस के साथ आया है? गौतमी के साथ आया है, गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी वलश्री, वशिष्ठपुत्र पुलिमावी यानी गौतमी पुत्र शातकर्णी, वलश्री पुलिमावी और यज्ञश्री शातकर्णी के साथ इनको रखा गया है। आगे देखते हैं सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन से भी राज्य विस्तार या धर्म या व्यापार वाणिज्य की प्रगति के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें एक जानकारी मिलती है कि उस समय के जो राजा थे उनका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, साथ ही उनका क्या धर्म था, तथा व्यापार वाणिज्य किस प्रगति पर था या फिर प्रगति पर नहीं था, ये सिक्के हमें बताते हैं। तो नासिक के जोगल थंबी बहुत इम्पोर्टेंट है। नासिक के जोगल थंबी से हमें छहरात शासक नहपान के सिक्के मिले हैं। इससे इनके सिक्कों से हमें क्या, एक तो नहपान का भी अंकन है और
गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा से अंकित करवाए। मतलब पहला जो नहपान के अंकित करवाए थे वो भी दिखाई देते हैं, और फिर जब उसके ऊपर दोबारा से अंकित किया गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दोबारा अंकित करवाया गया, वो भी दिखाई पड़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि नहपान के ऊपर क्या है, विजय की पुष्टि इन सिक्कों के माध्यम से होती है, जो कि जोगल थंबी से हमें मिला है। आगे है यज्ञ श्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जल प्रोत का चित्र क्या है। एक सिक्के पर क्या है, एक जल पोत हमें देखने को मिलता है। इसका क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है कि उन्होंने समुद्र पर अपना प्रमाणित या अधिकार जमा रखा था। आगे है सातवाहन सिक्के जो हैं सीसा के थे। कौन सी धातु के थे, सीसा के, तांबा के, पोटीन के। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी कई बार इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछ चुका है कि सातवाहनों के सिक्के जो है कौन सी धातु के थे, तो पोटीन के थे। तांबा, जिंक और सीसा को मिलाकर बनाया जाता है एक मिश्रित धातु जिसको पोटीन कहा जाता है। साथ ही शीशे के थे, तांबे के थे। आगे है इन पर मुख्यतः किन किन का चित्र है, तो वृक्ष का, हाथी का, गज का, सिंह का, अश्व का, पर्वत का, जहाज का, चक्र जो है चक्र का है, स्वास्तिक है, कमल है, त्रिरत्न है, उज्जैन चिन्ह है यानी क्रॉस। उज्जैन चिन्ह का मतलब है 4 बाल, यानी क्रॉस में जुड़े हुए जो है 4 बाल दिखाई देते हैं, तो ये है उज्जैन चिन्ह। यहाँ पर इन सभी का अंकन हमें देखने को मिलता है सातवाहनों के सिक्कों में। आगे विदेशी वृत्तांतों से हमें भी जानकारी मिलती है कि सातवाहनों का जो है शासन रहा है। तो प्लिनी हो गया, टालमी हो गया, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक द्वारा भी इनकी चर्चा की गई है। तो इन्होंने क्या है, पश्चिमी भारत के बंदरगाहों का स्वयं निरीक्षण किया तथा यहाँ के व्यापार वाणिज्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। किन लोगों ने, प्लिनी हो गया, टालमी हो गया, प्लिनी हो गया, टालमी हो गया, और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक। क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक का नाम नहीं है, लेकिन उसने जो बुक लिखी है उसी के नाम से हम कहते हैं कि जिसने ये बुक लिखी है वो भी यहाँ पर आया था इस समय। तो प्लिनी हो गया, टालमी हो गया, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी का लेखक। आगे इन लेखकों के विवरण से भी जानकारी मिलती है कि सातवाहन कालीन पश्चिमी भारत, यानी कि ये जो वाला भाग है यहाँ पर क्या है, पश्चिमी भारत के वाणिज्य व्यापार पर क्या है, शकों के साथ साथ संघर्ष का बोध होता दिखाई देता। शक भी थे और सातवाहन भी थे, और इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। जो सातवाहन है वो दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, और जो है शक जो है उनका हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। आगे है सातवाहन के पश्चात जो है विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, जो समुद्र के माध्यम से होता था। यूरोपीय देशों के मालवाहक जहाज जो है भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर बराबर भारत पहुंचते थे। तो सातवाहनों के समय में जो समुद्र व्यापार है इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में था, और यहाँ कहाँ से होता था, भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर क्या है बराबर भारत में पहुंचते थे जहाज। आगे है पश्चिमी तट पर भड़ोच। अगर पूछा जाए कि सातवाहनों के समय पर जो है व्यापार वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था उस समय, तो भड़ोच था, और जिसे यूनानी लेखक जो है बेरीगाजा के नाम से कहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि सातवाहनों के समय में भड़ोच ही सबसे इम्पोर्टेंट था उस समय का बंदरगाह। आगे है सातवाहनों के अनेक चैत्य विहार नासिक, कार्ले, भाजा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे तत्कालीन कला एवं स्थापत्य के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गई कुछ ऐतिहासिक सोर्सों के बारे में, जिसमें हमने देखा साहित्य देखा, अभिलेख देखे, साथ ही विदेशी विवरण भी देखे। अब हम देखेंगे कि सातवाहनों के कौन कौन से शासक हुए। तो सबसे पहले संस्थापक सिमुक थे, और इनका पुराणों के अनुसार 23 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। सिमुक ने 23 वर्षों तक शासन किया। इसके नाम का उल्लेख जो है नानाघाट चित्रफलक अभिलेख में मिलता है। इनका नाम कहाँ मिलता है, नानाघाट अभिलेख में मिलता है सिमुक का नाम। जैन गाथाओं के अनुसार जैन तथा बौद्ध मंदिरों का
निर्माण हुआ। अंतिम समय में ये क्या हो जाते हैं, सिमुख जो हैं दुराचारी हो जाते हैं। आगे है, इसके बाद सिमुख के बाद कृष्ण आते हैं। सिमुख के बाद कृष्ण आते हैं। सिमुख का छोटा भाई है कृष्ण, और सिमुख जो है पुत्र, सिमुख पुत्र जो है शातकर्णी। अब ये राजा क्यों बना, क्योंकि जो उसका पुत्र था, सिमुख का पुत्र जो है शातकर्णी, जिसको बाद में श्री शातकर्णी कहा गया, वो अवयस्क था, इसलिए इनको कृष्ण को राजा बनाया गया और इनका साम्राज्य जो है नासिक तक इन्होंने बढ़ाया। श्रवण नामक एक महामात्र ने नासिक में एक गुहा का भी निर्माण करवाया और यहाँ से एक लेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। तो जो नासिक गुहा लेख है उसमें कृष्ण का नाम मिलता है। आगे इन्होंने 18 वर्ष तक, कृष्ण ने 18 वर्ष तक, सिमुख ने 23 वर्ष तक शासन किया था। अब हम बात करेंगे सिमुख के पुत्र श्री शातकर्णी जी के बारे में। तो कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ही गद्दी पर बैठते हैं। वह प्रथम शातकर्णी के नाम से विख्यात है, क्योंकि इस वंश में प्रथम शातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला ये मतलब शातकर्णी को उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। तो श्री शातकर्णी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शातकर्णी की उपाधि धारण की थी। शातकर्णी प्रथम प्रारंभिक शातवाहन नरेशों में सबसे महान थे। मतलब पहले सिमुख, कृष्ण, इन सब में जो है श्री शातकर्णी ही इम्पोर्टेंट थे। आगे है अंगीय कुल के महारथी तृणकरियों की पुत्री ननायिका, यानी जिसमें नानाघाट का अभिलेख जो है, इनकी जो पुत्री है महारथी तृणकरियों की पुत्री ननायिका के साथ विवाह हुआ था इनका श्री शातकर्णी जी का। और महारथियों के कुछ सिक्के जो है उत्तरी मैसूर में भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि काफ़ी शक्तिशाली थे कौन, महारथी। इससे जब शक्तिशाली होते हैं तो फिर ये और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये सातवाहनों की मदद भी करेंगे शक्ति को बढ़ाने में। और नाम मात्र के लिए शातकर्णी की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। इसके साथ वैवाहिक संबंध में शातकर्णी को राजनीतिक प्रभाव के विस्तार में अवश्यता सहायता प्रदान की होगी। आगे है, अब नानाघाट अभिलेख में शातकर्णी प्रथम के शासनकाल के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही ये भी सूचनाएं मिलती हैं कि जो वेदश्री और शक्तिश्री दो पुत्रों की भी यहाँ पर उल्लेख हमें देखने को मिलता है, वेदश्री और शक्तिश्री। तो यहाँ पर इनके नानाघाट अभिलेख जो कि इनकी माँ का था, वेदश्री और शक्तिश्री, इनका नाम मिलता है। इनकी माँ का जो है नानाघाट अभिलेख में ये पुत्र किसके थे, श्री शातकर्णी के ही थे। और वेदश्री शक्तिश्री का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे है विजय की बात करें तो यहाँ पर जो है पश्चिमी मालव, अनूप यानी नर्मदा नदी तथा विदर्भ को इन्होंने जीता था। विदर्भ जो है शुंगों से छीना था। और जो पश्चिमी मालव है वो श्री शात नामधारी के सिक्के यहाँ से मिलते हैं, मतलब श्री शातकर्णी के ही सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी समय जो है वशिष्ठिपुत्र आनंद जो शातकर्णी के कारीगरों का मुखिया था, ने सांची स्तूप के तोरण का अपना एक लेख खुदवाया था। तो सांची स्तूप जो है, जो कि अशोक के समय में बना था सांची स्तूप, और बना तो अशोक के समय में था, लेकिन उसका जो बार बार उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर क्या है, सांची का जो तोरण है वहाँ पर एक लेख लिखवाया गया था श्री शातकर्णी के समय में। किसने, वशिष्ठी आनंद, जो कि शातकर्णी के कारीगर का मुखिया था। यह लेख जो है पूर्वी मालव क्षेत्र पर इसका अधिकार जो है प्रमाणित करते हैं। शातकर्णी को कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, और जिसमें वो है सफल रहता, मतलब शातकर्णी जीत जाते हैं और खारवेल क्या हो जाता है, हार जाता है। इस प्रकार शातकर्णी एक जो है सार्वभौमिक राजा बन जाता, मतलब शातवाहनों की शक्ति जो है स्थापित यहाँ पर होती नजर आती है। और इन्होंने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजसूय यज्ञ किया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में आता है कि किसने, कौन से सातवाहन शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था।
तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री शातकर्णी। आगे है अश्वमेध यज्ञ के बाद उसने अपनी पत्नी का नाम पर रजत मुद्राएं भी उत्कीर्ण करवाई थी, यानी नानकिका जो थी उनके नाम पर ही उन्होंने क्या है अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राएं जारी करवाई थी। आगे है दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र और दक्षिणापति की महान उपाधियां धारण करते हैं। इनका शासनकाल जो है भौतिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न का था। शातकर्णी प्रथम पहला शासक था जिसने सातवाहनों को सार्वभौमिक शक्ति में लाकर स्थापित किया था। इनकी विजयों के फलस्वरूप जो है गोदावरी घाटी में प्रथम विशाल साम्राज्य का उदय होता है, जो शक्ति और विस्तार में गंगा नदी में शुंग तथा पंजाब में यवन साम्राज्य की बराबरी कर सकता था। मतलब उस श्री शातकर्णी जी ने इतना अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया, मजबूती दे दी, जो कि उस समय जो बहुत शक्तिशाली थे उसके बराबरी में ये सातवाहन वंश जो है स्थापित होने लग गया था। आगे है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी से पता चलता है कि एल्डर सोरागोनस, यहाँ पर एल्डर सोरागोनस नाम दिया है राजा का नाम, जो कि श्री शातकर्णी ही हैं। एक शक्तिशाली राजा थे, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी कहता है। इसके समय में सोपारा तथा कलीन यानी कल्याण के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण रूपेण से सुरक्षित हो गए थे। तो एथेरियन सी जो है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सोपारा और कल्याण जो है इस समय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय माल आता जाता यहाँ पर आना जाना बना रहा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाह था सोपारा और कालीन यानी कल्याण। अब हम बात करते हैं सातवाहन इतिहास का, मतलब अंध युग मतलब थोड़े श्री शातकर्णी के बाद जो राजा हुए बहुत योग नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या है ये सातवाहन मजबूत नहीं हुआ। और फिर से जो है सातवाहनों में एक राजा होते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी, और फिर वो एक बार पुनः जो है बहुत शक्तिशाली होते नजर आते हैं। तो अंधयुग का काल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पुराणों में शातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र शातकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या जो है 10 से 19 बताई गई है। केवल 3 का ही हमें नाम मिलता है, जो कि इस प्रकार है। अपीलक हो गया, कुंतल हो गया। तो अपीलक जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, कुंतल में का शासक था कुंतल, और जिसका उल्लेख हमें वात्सायन के कामसूत्र में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कुंतल नाम का क्या था शासक था। फिर उसके बाद एक हाल मिलते हैं, ये जो यहाँ पर अंधकार का युग था, ये सबसे महान राजा थे, क्योंकि ये जो थे यहाँ पर कविताएं लिखते हैं, लेखन कार्य करते हैं। भारतीय साहित्य से सूचना यहाँ से मिलती है हाल के समय में। प्रारंभिक सातवाहनों में युद्ध के लिए शातकर्णी प्रथम महान, तो शांति में हाल था। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे महान जो है श्री शातकर्णी दिखाई पड़ते हैं। फिर शांति के काल में, मतलब जहाँ युद्ध नहीं हो रहे हैं उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हाल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि ये स्वयं क्या थे, कवि थे, साथ ही कवियों का संरक्षण भी इन्होंने अपने साम्राज्य में कर रखा था। कौन कौन से कवि और विद्वान थे? तो एक तो गुणहान हो गया, और शर्ववर्मन। गुणहान की जो बुक थी वो है बृहत कथा, और शर्ववर्मन जो है कातंत्र। तो ये इनके दरबार में थे। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सातवाहन नरेश हाल के समय में कौन कौन से उनके दरबार में कवि थे, तो हो जाएगा गुणान और शर्ववर्मन। और इनके लेखक जो हैं गुणान के बृहत कथा और शर्ववर्मन के कातंत्र। इसके अलावा हाल का जो इम्पोर्टेंट लेखन कार्य है वो है गाथा
सप्तशती, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार यूजीसी पूछ चुका है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाल ने कौन सी बुक लिखी थी, गाथा सप्तशती। और इसके काल में दो ही यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कवि, जो कि थे गुणाण और सर्ववर्मन। आगे देखते हैं। और ये जो गाथा सप्तशती है प्राकृत भाषा में है। आगे है, ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी भारत पर शकों का आक्रमण हुआ, यानी कि यहाँ पर हम देखें मैप में तो ये भारत का पश्चिमी वाला इलाका जो है, यहाँ पर क्या है, शकों का आक्रमण हो गया। तो ये जो सातवाहन है ये क्या है, सिकुड़ते नजर आते हैं इस समय। तो बहुत छोटा सा भाग रह गया था। सातवाहनों का महाराष्ट्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये क्या है, दक्षिण की ओर। अब जब यहाँ से मान लीजिए ये एक मैप है, अब यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलाका है। तो ये सब क्या है, शकों का हो गया। अब ये जो सातवाहन है, सातवाहन ये क्या है, नीचे की ओर जाते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी की, जिसका समय पीरियड है 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का 23वां राजा था। कौन सा राजा था, 23वां राजा था। इनके पिता का नाम जो है शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री। आगे है, सातवाहन कुल का महानतम सम्राट होता है। सातवाहन कुल का महानतम सम्राट कौन है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके 3 अभिलेख हैं, एक तो नासिक, 2 नासिक के हैं और एक कार्ले का है। तो नासिक के देख लेते हैं। नासिक का पहला वाला जो उसके शासन के 18वें साल, अपने शासन के 18वें साल में उन्होंने अंकित करवाया था, और दूसरा जो है 24वें, और कार्ले वाला भी 18वें में ही अंकित करवाया था। आगे है इनकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों के विषय में हमें इनकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलिमावी के नासिक गुहालेख से सूचना मिलती है। तो गौतमी बलश्री जो है इनकी माता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता है गौतमी बलश्री। आगे हैं, और पुलुमावी जो है इनके बेटे हैं। आगे सैनिक सफलताओं की बात करें तो 6 रातों पर आक्रमण किया। 17वें वर्ष, मतलब जब वो शासन कर रहे थे अपने 17वें साल के वर्ष में, एक बड़ी सेना के साथ जो है 6 रातों के राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। इसमें 6 रात नरेश, नहपान, उषा दात पराजित हुए और मार डाले गए। तो नहपान और उषावदत्त को पराजित कर मार डाला गया, और अपने आप को उन्होंने वेणा कटक स्वामी कहा गया। तो इन्होंने उपाधि धारण की वेणा कटक और कर जग, 2 उपाधि धारण की थी, वेणा कटक और कर जग। तत्पश्चात कार्ले के भिक्षु संघ को उसने करजक जो है नामक ग्राम में दान दिया था। यह पहले उषावद के अधिकार में था। तो भिक्षु इन्होंने क्या है, करजक एक ग्राम था जो कि भिक्षुओं को दान में दिया था। आगे है जोगलथम्बी, जो कि हमने पहला पढ़ा था कि यहाँ से जोगलथम्बी से नहपान के सिक्के प्राप्त होते हैं, जहाँ पर यह पता चलता है कि नहपान के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधिकार हो गया था। आगे है, गौतमीपुत्र के और भी विजय प्राप्त की, और उसके पुत्र पुलिमावी के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण नासिक गुहा से जो कि प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार है। ऋषक जो है कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र पर प्राप्त की। अस्मक गोदावरी तटीय क्षेत्र हो गया। मूलक जो है पैठन का समीवर्ती भाग हो गया। सुराष्ट्र जो है दक्षिणी काठियावाड़ हो गया, और कुकर जो है पश्चिमी राजपूताना यानी नहपान से जीता था। अपरांत जो है उत्तरी कोंकण। अनूप जो है नर्मदा नदी यानी नहपान से जीता था इन्होंने। तो नहपान से कौन कौन से जीता था, सुराष्ट्र हो गया, कुकर हो गया, अनूप हो गया, आकर हो गया, अवंती। ये सारे के सारे किससे जीते थे, नहपान से जीते थे। और इसके अलावा बरार भी इन्होंने जीता था। अब हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन प्रबंध की। तो यहाँ पर संपूर्ण मतलब इनका जितना भी साम्राज्य था, इनको क्या है, आहारों में बांट रखा था। तो आहारों में बांट रखा था, सबसे इम्पोर्टेंट
आहारों में डिवाइड कर रखा था। तो ये सब मान लीजिए ये सातवाहनों का पूरा साम्राज्य है, तो इसको आहारों में बांट रखा था इन्होंने। आगे है प्रत्येक आहार में अमात्य होते थे, जैसे कि अभी पूरा भारत है, एक भारत है और उसको प्रांतों में यानी राज्यों में डिवाइड कर रखा है और हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो सेम वही यहाँ पर भी था, संपूर्ण साम्राज्य को उसने आहारों में डिवाइड कर रखा था और आहारों पर एक क्या है, अमात्य को अधीन कर रखा था। धार्मिक नीति की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो हैं दक्षिण पथ में वैदिक यानी ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान का काल बताते हैं। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह बौद्धों के प्रति उदार तथा उसने भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भूमि दान में दिया था। उसे द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्णन करने वाला भी कहा गया। अब आगे हम बात करेंगे पुलुमावी का। पुलुमावी जो है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, तो इसे पुराणों में पुलोमा या पुरो मानी या पुलोमावी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं। पुराणों के अनुसार उसने जो है 28 से 29 वर्षों तक क्या है शासन किया था। पुलुमावी जो है कमर्दक वंश के शासकों का समकालीन था। किसके किसके, एक तो चश्चन और रुद्रदामन। रुद्रदामन और चश्चन के समकालीन कौन था, पुलुमावी। चश्चन के सिक्कों के प्रसार से सूचित होता है कि उसका गुजरात, काठियावाड़, पुष्कर का क्षेत्र अधिकार था। मतलब चश्चन का जो अधिकार था वो कहाँ कहाँ था, गुजरात, काठियावाड़, पुष्कर। चश्चन के उत्तराधिकार ही रहे हैं रुद्रदमन, और इस समय क्या है पुलुमावी को पराजित कर दिया था रुद्रदमन ने। तो रुद्रदमन जो है चश्चन या फिर कहें करमर्दक वंश का राजा था और पुलुमावी के समकालीन था। तो रुद्रदमन ने पुलुमावी को हरा दिया था। आगे है रुद्रदमन ने अपनी गिरनार लेख में दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का दावा करता है। इस समय तक शकों ने कुकुर, सुराष्ट्र, मरु, खद्र, अवंती तथा आकर में प्रांत जो है पुनः सातवाहनों से छीन लिया था, परंतु दक्षिण की ओर सातवाहन साम्राज्य का इस समय विस्तार होता है। तो पुलुमावी के समय में ही दक्षिण में क्या है विस्तार होता नजर आता है। तो देखते हैं यहाँ पर अमरावती के लेख में केवल और केवल एक ही सातवाहन नरेश का नाम मिलता है, जो कि है नाम पुलुमावी। पुलुमावी के समय में ही आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करते हैं और फिर इसे क्या है दक्षिणेश्वर कहा गया। कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है तो यहाँ पर 2 पतवार वाला चित्र जो है का जहाज जो है देखने को मिलता है इनके सिक्कों पर। पुलुमावी के काल में ही अमरावती के स्तूप का क्या है संवर्धन हुआ तथा इसके चारों ओर वेदनी बनाई गई थी। अब यहाँ पर कुछ और शासक हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। शिव श्री सातकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी, और फिर लास्ट में यहाँ पर है यज्ञ श्री सातकर्णी। इसके अलावा भी हैं। तो यज्ञ श्री सातकर्णी के कारनामे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या उन्होंने किया था। शक्तिशाली, ये अंतिम एक शक्तिशाली राजा था जिन्होंने कुछ जो है काम किया था। यहाँ पर देखते हैं तो शकों को पुनः पराजित किया तथा अपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग जो है नर्मदा नदी के वाला भाग जो है अपना आधिपत्य पर कायम कर लिया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उनके शासन के 27वें वर्ष का एक लेख मिलता है और पूर्वी और पश्चिम दक्कन के ऊपर इन्होंने क्या किया था शासन किया था। नासिक तथा कन्हेरी से उसके शासन काल के क्रमशः 7वें तथा 16वें वर्ष के सिक्के के लेख हमें देखने को मिलते हैं। विजय, चंद्रश्री और पुलुमा, इनकी भी जानकारी मिलती है, लेकिन ये इतने योग्य नहीं थे कि जो सातवाहन वंश को जो है आगे बढ़ा सकें। तो सातवाहन वंश के जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है विघटन होता जाता है और फिर सातवाहन जो है क्या हो जाता है पूरी तरह से
विघटन हो जाता है, इनका अंत हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें सातवाहनों के बाद हमें अभीर मिलता है, आभीर, इक्ष्वाकु मिलते हैं। कुंतल में शातकर्णी, ये सारे के सारे क्या है अपनी स्वतंत्र स्थापित कर लेते हैं। तो ये भी छोटे छोटे हैं जिसको हम शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये सातवाहन वंश का जो पूरा एक वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।